गुड इवनिंग एवरीबॉडी। प्रत्येक व्यक्ति का अभिनंदन है, स्वागत है। लास्ट जो क्लास हमारी थी उस क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा डिटेल्ड स्टडी किया था, अध्ययन किया था। और मैंने ये कहा था कि एक पार्ट जब कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हम पार्ट बाई पार्ट टेंस को पढ़ रहे हैं, मैंने कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखूंगा ताकि आप आसानी से एग्जाम टाइम में इसको हल कर सके। तो बगैर किसी देरी के चलिए फटाफट आज की क्लास को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अध्ययन मैंने आपको करवाया है, आज बारी है उन पूरी नॉलेज को ऑब्जेक्टिव टाइप और फाइंड एरर क्वेश्चन में चेक करने की। तो मैं आपके सामने बारी बारी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखूंगा, फाइंड एरर क्वेश्चन रखूंगा। आप अपने उत्तर का अनुमान लगाइए, फटाफट जवाब दीजिए और देखिए पिछले वीडियोज के माध्यम से कितना आपने सिंपल प्रेजेंट को क्लियर किया या सीख पाए। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है सी ऑलवेज स्वेटर। सी ऑलवेज स्वेटर, ऑप्शन मिला हमको वीव ओ इज वोवन व्यूज, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसकी पहचान हमको पहले क्लियर करनी है कि इसमें सिंपल प्रेजेंट है या नहीं है। देखिए एक हमेशा रेगुलर किया जाने वाला कार्य बताया जा रहा है, इसमें किसका यूज हुआ, एडवर्ब ऑलवेज का हुआ। ऑलवेज एक ऐसा एडवर्ब है, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, ये जो एडवर्ब की हमने पिछले वीडियोज में बात की थी, इन एडवर्ब का यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। दूसरी चीज और बता दूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में अगर आपको वर्ब का सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है तो आने वाली वर्ब भी सिंगुलर रहेगी। अगर आपको वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल मिलता है तो आने वाली वर्ब भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। अब सिंगुलर प्लूरल का चलिए व्यवधानी खत्म कर देता हूँ, यादी खत्म कर देता हूँ। जो वर्ब होती है ना, जैसे मैंने लिखा कट, मैंने लिखा राइट, मैंने लिखा प्ले, वर्ब मूल रूप से प्लूरल होती है। वर्ब मूल रूप से क्या होती है, प्लूरल होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में साइक्रिया का यूज नहीं होता, इसलिए अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मैन वर्ब के साथ डिसाइड करते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट सिंगुलर मिलता है तो वर्ब भी क्या यूज में लेनी है, सिंगुलर लेनी है। अगर इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस या ईएस का यूज करते हैं तो वर्ब कौन सी रूप में आ जाती है, सिंगुलर रूप में आ जाती है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी है। देखिए सेकंड फॉर्म वर्ब नहीं आ सकती, इज वोवन नहीं हो सकता, वीव नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो अपना क्या बच गया, वीव जो बच गया। ये था एक आदतन रेगुलर कार्य। दूसरा वाक्य देखिए, अर्थक्वेक्स इन जापान, कि जापान में भूकंप आते हैं। अर्थक्वेक्स इन जापान, तो आपको क्लियर करना है कि इसमें कौन सा टेंस यूज में लिया गया है। अगर लिया गया है तो किस प्रकार अपन इसको हल करें, कौन सी वर्ब का यूज करें, हम कैसे अनुमान लगाएं, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा या दूसरा टेंस भी आ सकता है। चलिए हल करने का मेथड में बताता हूं। केम, कम, इज कमिंग, वोज कम, चार हमको वर्ब मिली। मैंने ये कहा कि जो रेगुलर एक्शन होता है, एक तो एक्शन होता है रेगुलर, पहले सेंटेंस में देखिए रेगुलर एक्शन बताया जा रहा है। सी ऑलवेज वीव्ड स्वेटर, की वो हमेशा क्या बनाती है, स्वेटर बुनती है, स्वेटर बनाती है। ये एक इरेगुलर वर्ब है, ये रेगुलर नहीं है, ये इरेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन दोनों के लिए अपन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लेते हैं। तो हमेशा तो भूकंप आते नहीं, लेकिन आते तो हैं, इसको अपन मना नहीं कर सकते। इतना कह सकते हैं कि रेगुलर रूप से नहीं आते। अर्थक्वेक्स इन जापान, कि जापान में भूकंप आते हैं। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों एग्जाम्पल के द्वारा ये प्रूव करने का कोशिश किया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रेगुलर वर्ब और इसके रेगुलर एक्शन और इरेगुलर एक्शन दोनों को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि सी समटाइम्स स्पीक इंग्लिश, कि वो कई बार अंग्रेजी बोलती है, हमेशा तो नहीं बोलती ना। सी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, वो हमेशा अंग्रेजी बोलती है। तो एक एक्शन हो गया रेगुलर और एक एक्शन हो गया इरेगुलर। ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके सोचिए। रेगुलर और इरेगुलर दोनों एक्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो अर्थक्वेक्स प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल के साथ वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो अपना आंसर हो जाएगा कम। अर्थक्वेक्स कैम कम इन जापान, कि जापान में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी ही सबसे अच्छा क्या है, सर्वश्रेष्ठ गुण है।
कोई भी सेंटेंस आपको दिया जाता है, किसी रूल को रटना नहीं है, रूल को रटना बिल्कुल नहीं है। कौन कौन सी कंसेप्ट अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, प्रत्येक कंसेप्ट का एक एक एग्जांपल मैंने लिया है, वो आपके सामने रखूंगा मैं। पिछले जो वाक्य थे दो रेगुलर और इरेगुलर एक्शन के थे, इसमें देखिए कोई एडवर्ब तो यूज नहीं हुआ है। इट मीन्स कंसेप्ट के माध्यम से हमें सोचना पड़ेगा कि ये किस प्रकार का सेंटेंस दिया जा रहा है, कोई एक्शन है या कोई प्रोवर्ब है या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, किस प्रकार का वाक्य दिया गया। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक प्रोवर्ब है, ये कहावत है, और जितनी भी प्रोवर्ब होती है, जितने भी इडियम होते हैं, वो सब के सब हमेशा कौन से टेंस में यूज किए जाते हैं, बताइएगा फटाफट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किया जाता है। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है, सिंगुलर होती है। तो वर्ब भी कौन सी आनी है, सिंगुलर ही आनी है। इसमें आर तो हो ही नहीं सकता सिंगुलर वर्ब के साथ, वोज पास्ट नहीं हो सकता, बी हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या बच गया, इज बच गया। कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ क्या है, गुण है। तो मैंने एग्जाम्पल तो एक दिया है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल आ सकते हैं। ऐसे सेंटेंस जो प्रवर्ब हो, जो इडियम हो, जो कहावत हो, जो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उनमें हमेशा कौन सी टेंस का यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट वाक्य लेते हैं 4 नंबर। चौथा कहता है द प्राइम मिनिस्टर फॉर कनाडा नेक्स्ट वीक, कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अगले सप्ताह कहाँ जाएंगे, कनाडा जाएंगे। ज्यादातर विद्यार्थी इस सेंटेंस को देखते ही नेक्स्ट वीक में घुस जाएंगे कि नेक्स्ट वीक आ गया, इट मींस इसमें कौन सा टेंस आना है, फ्यूचर इंडेफिनिट आना है। नहीं, मेरा जो सेकंड वीडियो जो है उसमें इस रूल को बखूबी मैंने समझाया, मैंने बहुत कुछ प्रयास किया समझाने का, उस वीडियोज को आप देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। द प्राइम मिनिस्टर फॉर कनाडा नेक्स्ट वीक, प्रधानमंत्री अगले सप्ताह कहाँ जाएंगे, कनाडा जाएंगे। ये जो है वो भविष्य की कोई योजना है, भविष्य की योजना है, फ्यूचर प्लान योजना है। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है फ्यूचर प्लान एक्शन, यानी कि भविष्य की कोई सुनियोजित योजना। और भविष्य की सुनियोजित योजना दो प्रकार की हो सकती है। एक तो हो सकती है कोई कॉमन बात, कॉमन लोगों की बात। एक हो सकती है कोई ऑफिशियल ट्रेवल, ऑफिशियल ट्रेवल हो सकता है, ऑफिशियल कोई वर्क हो सकता है, या फिर कोई ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिस है उनके खुलने या बंद होने या एग्जाम से संबंधित पर्सन हो सकते हैं। एक तो वाक्य मैंने ये कहा कि कल मैं जयपुर जाऊंगा, हम कॉमन लोग हैं। एक मैं ये कहूँ कि सीता कल जयपुर जाएगी, कॉमन बात है। लेकिन कोई ऑफिशियल ट्रेवल जो कोई गवर्नमेंट ऐसे संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति करता हो, या फिर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, उनकी बात हो रही हो भविष्य की निश्चित प्रोग्राम की, तो उसमें अपन फ्यूचर टेंस यूज में लेकर हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज में लेते हैं। इस प्रकार के वाक्य अमूमन पूछे जाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर फॉर कनाडा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में नहीं जाना है। ये कोई गवर्नमेंट जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की बात हो रही है, कोई नॉर्मल व्यक्ति की बात नहीं हो रही। इस प्रकार के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लिया जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेंगे तो देखिए प्राइम मिनिस्टर तो सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ये तो लिव तो प्लूरल है। मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मूल बेसिक रूट फॉर्म है, वो प्लूरल होती है। लेफ्ट सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती, पास्ट की तरफ जाएगा। विल लिव आ ही नहीं सकता, क्या बच गया, लिव्स बच गया। अगर हमको 4 ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से 2 तो अपन 3 तो आसानी से कट कर सकते हैं, कट करते जाइए। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, डेफिनेटली आप आंसर क्लियर कर लेंगे। 5 नंबर प्रश्न देखिए आप। 5 नंबर कहता है वी विथ ओवर आइज, हम हमारी आंखों से देखते हैं, हम हमारे कानों से सुनते हैं, हम जीभ के द्वारा टेस्ट तय करते हैं, पहचान पाते हैं, महसूस कर पाते हैं क्या मेरे को सर्दी लगती है। ये जितने भी वाक्य हैं ये सब वर्ब ऑफ परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन, ये इंद्रिय क्रियाएं हैं। जैसे सुनना इंद्रियों का काम है, सुनना इंद्रियों का काम है, देखना इंद्रियों का काम है सॉरी, महसूस करना इंद्रियों का काम है। तो जितनी भी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, नेक्स्ट पेज पे मैंने बताया कि वो कौन कौन सी हैं। वर्ब ऑफ परसेप्शन को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिया जा सकता, बात को ध्यान से सुनिएगा। वर्ब ऑफ परसेप्शन को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं ले सकते, इनका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये कह रहा है वी विथ और आइज, हम अपनी आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं। तो आंखों से देखना एक इंद्रिय ही है आंखें, और इनका काम है देखना। तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन हो गया। और वर्ब ऑफ परसेप्शन रूल क्या कहता है,
हमेशा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ये प्लूरल वर्ब है तो हैज सीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। तो नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म। बचे दो, इज सीइंग और सी। मैंने कहा है कि वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन में आईएनजी का यूज नहीं हो सकता, तो फिर क्या बच गया? सी बच गया। इसका सही आंसर निकल के आता है सी। नेक्स्ट प्रश्न भी ऐसा ही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि मी वेरी वेल, कि वो मेरे को अच्छी तरह से जानता है। अब जी जानना दिमाग का काम है, पहचानना दिमाग का काम है, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना ये दिमाग का काम है, और ये वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन है, यानी कि फिजिकल के द्वारा हम किसी चीज का ज्ञान होना। तो ये वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन मैंने कहा है कि कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में का यूज किया जाता है, आईएनजी फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होती। तो मैं कौन कौन से ऑप्शन कट कर सकता हूं? देखिए ये कट कर सकता हूं क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म है, ये कट कर सकता हूं क्योंकि इसमें कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है। कितनी बच गई? नाउ और नॉज। आपको सर ऐसा, हाँ ऐसा ही आता है, लेकिन एग्जाम टाइम प्रेशर वाला होता है तो हम थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते। अब देखिए नो आएगा नोज, ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब आनी है, तो नो तो प्लूरल हो गई, क्या बच गया? नोज बच गया। अब वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन मैंने कहा है कि इंद्रिय क्रियाएं, इनको मैंने नेक्स्ट पेज पे अच्छी तरह समझाया। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ये जितनी भी वर्ब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, ये इंद्रिय क्रियाएं हैं। ये कौन कौन सी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको मैंने बोर्ड पे शो किया है। सी देखना, वॉच देखना, लुक देखना, हियर सुनना, स्मेल रिकॉग्नाइज पहचानना, टेस्ट परखना, लव प्रेम करना, हेट किसी से नफरत करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक किसी को नापसंद करना, रिकॉल पुनः स्मरण करना, अपीयर प्रतीत होना, सीम प्रतीत होना, होप आशा होना, थिंक सोचना, फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद करना, नाउ जानना, ट्रस्ट विश्वास करना, बिलीव विश्वास करना। ये सब की सब जो क्रियाएं हैं इनका नाम दिया गया है वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन। और वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन का यूज होता है कि वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन को आप जब तक ये मूल अर्थ में काम करती है आईएनजी फॉर्म में नहीं लिया जा सकता। यानी कि जब तक आप, जैसे मैंने लिखा फील भी इसमें होता है, सॉरी मैंने एग्जांपल मैंने बता देता हूँ, FWL फील, फील होता है महसूस करना। जब तक इस फील वर्ड का हिंदी अर्थ महसूस करना निकलेगा तब तक ये वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन के रूप में काम कर रही है। इसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं कर सकते, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। दो एग्जांपल के द्वारा इन वर्ब को मैंने समझाने का प्रयास किया है। मैंने ये कहा है कि वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन जब तक मूल सेंस में काम करेगी आप इनके साथ क्या यूज नहीं करेंगे? आईएनजी यूज नहीं करेंगे। ये सेंटेंस देखिए, एग्जांपल ये मैंने दो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, एवरीबॉडी कोल्ड, कि प्रत्येक व्यक्ति ठंड महसूस करता है। एवरीबॉडी फील या फील्स कोल्ड, यानी फील महसूस करना उसी की सेंस में आ रहा है। तो इसमें आप इज फीलिंग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ फील का मतलब महसूस करना ही निकल रहा है। फील, फील्स, वोज फीलिंग आप आईएनजी नहीं ले सकते। कितनी वर्ब बची? एक फील बचा और एक फील्स बचा। एवरीबॉडी सिंगुलर प्रोनाउन है या प्लूरल है? बताइए मुझे फटाफट। एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये सब के सब सिंगुलर प्रोनाउन है जो सिंगुलर नाउन की जगह यूज में किए जाते हैं। तो सिंगुलर के साथ अपन क्या यूज लेंगे? फील्स लेंगे। अब इसी एग्जांपल को इधर समझिए। एक एग्जांपल यहाँ पे और लिया है मैंने, द डॉक्टर द पल्स, द डॉक्टर द पल्स, एक दिया इज फीलिंग, एक दिया फील्स और एक दिया फील। यहाँ पे जांचना परखना है। यहाँ फील का मतलब महसूस करना नहीं है, यहाँ फील का मतलब है जांचना या परखना कि डॉक्टर है वो पल्स चेक कर रहा है, डॉक्टर है वो पेशेंट की पल्स को जांच कर रहा है। अब फील का वास्तविक सेंस तो महसूस करना है। मैंने कहा है जब तक कि वास्तविक सेंस में रहेंगी आईएनजी नहीं लेंगी। अगर वास्तविक सेंस से हटकर कोई अर्थ निकलता है तो ये आईएनजी फॉर्म में चली जाएंगी, फिर इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं होगा। इससे नेक्स्ट जो टेंस होगा उसमें ये चली जाएंगी। डॉक्टर दी पल्स, तो यहाँ पे अपन फील नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, अपन क्या लेंगे? इच फीलिंग लेंगे। ये कहानी थी वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन की, जिनको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने प्रत्येक एग्जाम्पल में एक नया रूल, एक नई कंसेप्ट डाली है। अगर आपने ध्यान से देखा हो, ये प्रश्न कहता है हियर एसेंट। अब मैंने देखिए जी वर्ब दिया लिव, लिव्स, लिव्ड, इज लिविंग। आप कैसे कंफर्म करेंगे?
ये कौन सी टेंस के कौन सी पार्ट की कंसेप्ट है, यही तो समस्या है। यानी कि समझना बहुत जरूरी है किसी भी चीज को, आप उसमें जल्दबाजी नहीं करें, आप धैर्य रखें और पूर्ण विश्वास के साथ प्रश्नों का अटेम्प्ट करें। चलिए मैं इसकी व्याख्या कर देता हूं। अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत देखिए हियर या देयर से होती है, अब देखिए वाक्य के अंत में मैंने विस्मयबोधक चिन्ह लगाया है, क्या लगाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया। अगर कोई भी सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से होती है और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, विस्मयबोधक वाक्य हो, एक नया रूल बन जाता है ये, उस वाक्य में डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज होता है। देखिए वाक्य ऐसा ही है, हियर ए सेंट की यहाँ एक साधु रहता है। अब यहाँ जो इस सब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट का इन्वर्जन किया गया है, ये जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है इसका इन्वर्जन किया गया है। इन्वर्जन का मतलब होता है कि किसी नाउन की जगह तो कोई दूसरी होती है, उसको दूसरी जगह रख दिया जाता है, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। हियर ए सेंट की यहाँ एक साधु रहता है, ये तो कंफर्म हो गया। इस सेंटेंस की शुरुआत हियर या देयर से हो रही है और आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल रहा है, इट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कुछ बच्चों की ये भी दिक्कत होगी कि सर इसको फिर सब्जेक्ट क्या हुआ, वर्ब का सब्जेक्ट होगा ए सेंट, तो ए सेंट सिंगुलर है तो लीव आएगा कि लीव जाएगा कि लीव्ड आएगा कि इज लिविंग आएगा, बताइए आप कहेंगे सर ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, तो क्या बच गया, ए सेंट सिंगुलर है तो लीव जाएगा। हियर लीव्स ए सेंट कि यहाँ पे एक साधु रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर, ये भी एक नया रूल है। 8 नंबर प्रश्न कहता है यू विल सेटनली पास, ठीक है, यू विल सेटनली पास, तुम निश्चित ही क्या हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। इफ यू हार्ड, अगर तुम कठिन मेहनत करोगे या कर चुके होते या फिर कर रहे होते, क्या लेंगे। एक रूल कहता है कि यदि हमें कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया जाए और उस कंडीशनल सेंटेंस में एक तरफ हमको कौन सा टेंस मिले, देखिए फ्यूचर इंडेफिनाइट मिले। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब है कि यहाँ कंडीशन रखी गई है, यू विल सेटनली पास, तुम निश्चित पास हो जाओगे यदि तुम क्या करोगे, कठिन मेहनत करोगे, तो ये कंडीशन है। ये कंडीशन अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम डेफिनेटली क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इस कंडीशन को देखना है। इस कंडीशनल सेंटेंस में आपको 2 क्लोज मिलेंगे। एक क्लोज में या तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट मिलेगा या फिर ये पास्ट का वाक्य होगा, शुड वुड कुड हो जाएगा, या फिर अन्य 3 प्रकार की कंडीशन होती है। आज तो मैं फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ, तो एक ही कंडीशन को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अगर आपको एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट मिलता है तो डेफिनेटली दूसरा पार्ट किसका होगा, प्रेजेंट। बताने की जरूरत नहीं, अब हमें एक ही पार्ट पढ़ा, आना तो वही है, लेकिन तय ये करना है कि किस प्रकार आना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आना है। अब देखिए यू प्लूरल प्रोनाउन है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, तो हम इसको वोज वर्किंग इसको तो कट्टी कर देते हैं, 2 बच गया, वाक और वाक्ड। तो यू प्लूरल जो नाउन की जगह काम कर रहा है, प्लूरल प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, फिर आंसर क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा। अपने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। 8 नंबर प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसको बहुत से विद्यार्थी गलत करते हैं बिफोर को देखकर। देखिए इन 2 क्लोज को बिफोर से जोड़ा जाता है। बिफोर और आफ्टर का यही सेंस नहीं है कि बिफोर और आफ्टर आ गया तो उसमें डेफिनेटली पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, उसमें दूसरे के वर्ब का भी यूज हो सकता है। कंडीशंस देखी जाती हैं, हर परिस्थिति कंडीशन पे डिपेंड करती है, हर कंसेप्ट कंडीशन पे डिपेंड करती है कि क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है। इसमें देखिए आपको बिफोर मिला जो 2 क्लोज को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कि टैक्स मिल्क, वो दूध लेता है बिफोर ही टू स्कूल, विद्यालय जाने से पहले। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बिफोर और आफ्टर जब ये काम करते हैं कंजक्शन का, ये प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं दोनों, जब ये कंजक्शन का काम करते हैं, अगर इनकी एक तरफ आपको पास्ट इंडेफिनाइट मिले तो दूसरा क्लोज किसका होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है। ये हमने अच्छी तरह से बहुत बार पढ़ा है, लेकिन यहाँ परिस्थिति विपरीत है। मैं यहाँ पे आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि 2 क्लोज को जब बिफोर या आफ्टर से जोड़ा जाए, एक तरफ आपको प्रेजेंट इंडेफिनाइट मिले तो दूसरी तरफ भी किसका यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का ही यूज होगा। नई कंसेप्ट, नई चीज। कि टैक्स मिल्क बिफोर ही, देखिए सिंगुलर प्रोनाउन हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, वेंट नहीं हो सकता, हैज गोज नहीं हो सकता, इज गोइंग नहीं हो सकता, क्या बच गया, गोज बच गया। कि वो स्कूल जाने से पहले क्या लेता है, दूध लेता है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कि गो टू स्कूल रेगुलरली, क्या ऐसी कोई चीज दिखाई दी जिसके द्वारा आपने टेंस की पहचान कर पाई। आप डेफिनेटली कहेंगे हाँ सर मिल गया, क्या मिला, रेगुलरली मिला।
नियमित रूप से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिला, जिसकी हमने पिछले वीडियोज में बात की थी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिस सेंटेंस में यूज होता है उसमें अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज में लेते हैं। तो फिर देखिए फिर क्या पूछा है हमको। देखिए सब्जेक्ट दे दिया, मेन वर्ब को दे दिया, हमको क्या पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब पूछा जा रहा है। हेल्पिंग वर्ब मैंने पहले ही बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में एच भी लगती नहीं, तो वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट और मेन वर्ब का होता है। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें एचवी का यूज करना होता है, क्योंकि हम नोट का यूज अकेले नहीं कर सकते। प्रश्नवाचक वाक्य साइक्रिया के बगैर नहीं बन सकता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य में साइक्रिया यूज ली जाती है, डू और डज। मैंने कहा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। इसलिए साइक्रिया दो प्रकार की बनाई गई है, डू और डज, क्योंकि इसके साथ ईएस लगाकर क्या बनाया गया है, सिंगुलर बनाया गया है, और ये क्या रह गया, प्लूरल रह गया। अगर आपको सब्जेक्ट प्लूरल मिले तो आप डू यूज लीजिए, आपको सिंगुलर मिले तो आप क्या यूज लीजिए, डज यूज लीजिए। यहाँ पे ही है तो फिर किसकी तरफ जाएंगे, डोंट की तरफ तो नहीं जाने वाला मैं, डजंट की तरफ जाने वाला हूँ। ही डजंट गो टू स्कूल रेगुलरली। ये अपने हो गए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फाइंड एरर का डायलॉग मैंने एक नई कंसेप्ट की तरह यूज किया है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल। He used to smoke nowhere। मैंने 4 ऑप्शन डाले हैं। He used to smoke nowhere कि वो धूम्रपान करता है, यानी कि हैबिट को दर्शाया है। इस सेंटेंस में मैं क्या दर्शा रहा हूँ, हैबिट दर्शा रहा हूँ, और हैबिट है किसी व्यक्ति का स्मोक करना। क्या ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है या इसमें कहीं गलती है, बताइएगा मुझे फटाफट। लास्ट वीडियो जो मैंने इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल में चर्चा की थी। He used to smoke, वो धूम्रपान करता है, इट मीन्स उसकी आदत है। क्या ये वाक्य सही है? अगर नहीं है, सही है तो नो एरर, और अगर ये एरर है तो कौन सी पार्ट में एरर है? मैंने आपको समझाया था, आपका दिमाग शायद यहाँ आ रहा हो। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ बच्चे यहाँ परेशान हो रहे होंगे, मैंने यूज्ड नहीं लिखा है, वो पास्ट की बात है, मैंने सिर्फ यूज लिखा है कि यूज टू स्मोक। देखिए यूज टू हैबिट शो करता है, क्या शो करता है, और ये वाक्य कह रहा है ही यूज टू स्मोक, यानी धूम्रपान करना उस व्यक्ति की क्या है, आदत है। यहाँ पे जो अंडरस्टूड है, यहाँ पे जो आदत है वो क्या है, अंडरस्टूड है, यानी कि उसको धूम्रपान करने की आदत है। तो फिर एक्स्ट्रा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इफ कोई विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में या फिर कंपटीशन एग्जाम में मान लीजिए कि 99% नंबर लेके आता है, तो उसको ये कहना जरूरी नहीं कि वो बहुत 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 होशियार है। हाँ भाई क्लियर है, 99 है तो वो क्या है, होशियार है, ये उसकी कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी। इसी तरह जिस सेंटेंस में हैबिट छिपी हुई हो, हैबिट है वो अंडरस्टूड हो, उसमें यूज टू का यूज करना जरूरी नहीं है। इसमें कौन सा पार्ट गलत था, ये बी पार्ट गलत था। नेक्स्ट वाक्य देखिए, he is always making noise in the class, no error। he is always making noise in the class, no error। मुझे इस सेंटेंस में बताना है कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है, फटाफट सोचिए, लगाइए अपना दिमाग, और जो सही आंसर है उसको टिक कीजिए कि सर इसमें सही आंसर ये होगा। लंबा चौड़ा सेंटेंस होता है, हल करने में परेशानियां भी आती है, लेकिन जब तक परेशानी का सामना नहीं करोगे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। He is always making noise in the class, ये तो कंफर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कहने की गलती मिलेगी। देखिए मैं हल करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, ऑलवेज। ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कौन सा काम आप कब कब करते हैं। ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा, he is always making noise in the class, कि वो हमेशा क्लास में शोर कर रहा है, वह हमेशा क्लास में शोर कर रहा है। देखिए जी, ऑलवेज कहता है मेरे को प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए, और इज और मेकिंग मिलकर दोनों इसको कंटिन्यूस की तरफ खींच रहे हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमेशा ऑन द स्पॉट जो एक्शन चल रहा होता है उसको दर्शाता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक्सरसाइज हल करवा रहा हूं, आई एम सॉल्विंग यू एक्सरसाइज। तो ये जो एक्शन जिस वक्त बोलते समय जारी होते हैं उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज होता है। लेकिन वाक्य का सेंस देखिए, वह हमेशा क्लास में शोर कर रहा है, एनसी गलत है, तो ऑन द स्पॉट बात नहीं हो रही। हमेशा का मतलब ये हमेशा चलने वाला काम है, रेगुलर वर्क है, और रेगुलर वर्क हमेशा कंटिन्यूस में नहीं आता।
इसमें कौन सा पार्ट गलत होगा, फिर इसमें बी पार्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सही नहीं है, इज गलत है, मेकिंग गलत है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, राहुल इज बिलीविंग इन माई वर्ड्स नो एरर। ये प्रश्न पहले आ चुका है, अगर आप ध्यान से देखें तो राहुल इज बिलीविंग इन माई वर्ड्स नो एरर, कि राहुल मेरे शब्दों में क्या कर रहा है, विश्वास कर रहा है। सोचिए कौन सा पार्ट गलत है। मैंने ये कहा है कि जैसे बिलीव विश्वास करना, रिमेम्बर याद करना, नव जानना, रिकॉल पुनः स्मरण करना, वॉच, लुक, सी, हियर, टेस्ट, रिकॉग्नाइज, लव, हैट, ये सब की सब हो, ये सब की सब क्रियाएं हैं, वो वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन है। और वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन को मूल सेंस में आप आईएनजी का रूप नहीं दे सकते। इट मीन्स बिलीविंग नहीं हो सकता। राहुल बिलीव्स इन माई वर्ड जाएगा, राहुल बिलीव्स इन माई वर्ड्स, की राहुल मेरे शब्दों में क्या करता है, विश्वास करता है। तो बताइए जी कौन सा इसका गलत हुआ ऑप्शन। आप कहेंगे सर सी, तो आपका ये तो कहना है, आपका ये तो कहना है। अगर एग्जाम में आपको जैसे ए बी सी डी दे दिया गया, कौन सा गोला ब्लैक करेंगे आप। राहुल इज बिलीविंग इन माई वर्ड्स नो एरर, आप कहेंगे सर यही तो गलत है, तो हम सी करेंगे। नहीं नहीं बेटा नहीं, ध्यान से देखना, इसमें भी कई बार पागल बनाया जाता है। एक तो इस सीरियल को देखिए, कि सीरियल को देखिए, ये दोनों अलग अलग है। इट मीन्स ये ए किसके लिए आया, राहुल के लिए आया। बी किसके लिए आया, इज बिलीविंग के लिए आया। ई किसके लिए आया, इन माई वर्ड्स के। और डी नो एरर के। तो ध्यान रखना है, एग्जामिनर है वो हर मोड पे, हर पग पग पे हमारी क्या लेता है, परीक्षा लेता है। ये मेंटल गेम है। इसमें सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि इज बिलीविंग के किसका यूज हो रहा है, बी का हो रहा है। तो इसमें ये जो ब्लैंक जो सर्कल है इसको आपको ब्लैक करना है, तो सही माना जाएगा। अगर सी की तरफ जाते हो इट मीन्स आप इसमें गलती बता रहे हो। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर की बात करते हैं। ही नेवर स्पीक ए लाई नो एरर। इजी सा वाक्य, फटाफट बताइए मुझे ए बी सी डी कौन सा पार्ट है वो उसका सही नहीं है। ही नेवर स्पीक ए लाई नो एरर। आपको पता है नेवर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ जाता है तो फिर इसमें गलती कहाँ हुई, आपको सर स्पीक में हुई ना। कैसे हुई, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, तो वहां क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। आपने कौन सी यूज की, प्लूरल की है डेफिनेटली, तो यहाँ पे बी एन गलत हो गया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, फिर मैंने ऑब्जेक्टिव डालने का प्रयास किया है। राहुल एज वेल एज सुनील, राहुल एज वेल एज सुनील दिस वर्कशॉप, कि राहुल या सुनील इस वर्कशॉप को क्या करता है, चलाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें कोई एडवर्ब तो आया ही नहीं। एडवर्ब नहीं आया तो देखिए कोई कंसेप्ट है क्या, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर कोई फ्यूचर प्लान योजना है, या फिर कोई इसमें इडियम है, या प्रोवर्ब है, या फिर क्या दिया, रेगुलर इरेगुलर वर्क है, या फिर कोई अन्य कंसेप्ट है, वो भी नहीं है। तो ऑप्शन को देख के सही कर लीजिए ना। आप देखिए हेड रन, हेड के साथ ये रन नहीं आ सकता, सॉरी यहाँ पे आर यू एन है, आर ए एन के है मैंने, हेड के साथ तो आपकी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। इट मीन्स ये क्या हो गया, गलत हो गया। इज के साथ रन नहीं आ सकता, इज के साथ क्या आएगा, रनिंग आएगा। इट मीन्स ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। हमारे पास दो बच गए, एक रन बच गया, एक रंज बच गया। हाँ ये कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बन सकती है, तो फिर सब्जेक्ट देखिए जी, राहुल एज वेल एज सुनील, राहुल को मानेंगे या सुनील को मानेंगे, या बोथ ऑफ द नाउन को मानेंगे। अगर दोनों को मानते हो तो प्लूरल है, एक को मानते हो तो क्या है, सिंगुलर है। याद कीजिए वो रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें कहा गया है जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, दोनों नाउन क्या होती है, प्लूरल रूप धारण कर लेते हैं। जब दो नाउन को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो आने वाली वर्ब हमेशा फर्स्ट या लास्ट फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो फर्स्ट नाउन क्या हुआ, राहुल, तो राहुल तो सिंगुलर हुआ ना, फिर सिंगुलर हुआ तो बताइए रन आएगा कि रन जाएगा। अब कहेंगे सर आ गया, वेरी गुड, रंज बताया आपने, रंज होगा। इस प्रकार आपके 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। हमने टेंस जो शुरू किए थे उसके 4 वीडियोज में अपलोड कर चुका हूँ। 4 वीडियोज में टेंस की पूरी भूमिका को क्लियर करके प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा एक्सप्लेन डिटेल्ड स्टडी दिया है मैंने। उसी स्टडी के आधार पर, उन्हीं वीडियोज के आधार पर 15 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आ सके कि थियरी को आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में चेंज कर सकें। एक रटना से आप कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमें
समझना है, समझने के बाद भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जब तक आप एक्सरसाइज मॉडल पेपर नहीं निकालेंगे आपका भय दूर नहीं होगा। आप गलत होते तो होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, मॉडल पेपर निकाल रहे हैं। ये जो 15 क्वेश्चन है, उम्मीद है, आशा है आपको समझ आए होंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियोज है, आज 15 क्वेश्चन बने हैं, नेक्स्ट वीडियोज में आप तैयारी कीजिएगा। तीनों 4 वीडियो को देखकर एक वीडियोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्सरसाइज का मैं एक और डालूंगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अपन अध्ययन करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में तो बहुत साल निकाल दिए। कितनी बार टेंस पढ़े, 8वीं क्लास में पढ़ा, 9वीं में पढ़ा, 10वीं में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, बीए में पढ़ा, लेकिन कभी टेंस क्लियर हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कभी सीरियस सोचा ही नहीं। अगर टेंस को क्लियर करना है टाइम देना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट जब क्लियर हो जाएगा तभी नेक्स्ट स्टेप लेंगे। अगर आपका क्लियर हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं कि सर एक एक्सरसाइज का वीडियो और डालिए, या फिर कोई रूल समझ में नहीं है तो उसको एक्सप्लेन सर दोबारा बताइएगा। अगर आपको क्लियर हो गया कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज कंटिन्यूअस टेंस का बनवा दूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती। फिर मिलेंगे किसी नई मोड़ पर। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।